नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज और आवर इनिशिएटिव ऑफ 50 डे रिगरस प्लान, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। आज डे है 40। ओके, यू मस्ट बी वंडरिंग कि आज डे 40 वापस से कैसे आ गया और वापस से इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर कैसे आ गया। तो दोस्तों, डे 40 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपने डे 40 में बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी एनालाइज कर लिए हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं उसका बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्रिस्प वे में यहां पे आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके डे 40 के लेक्चर से अलग बनते हैं और जो यूपीएससी पूछ चुका है, तो मैं कोशिश करूंगा यहां पे आपको ये सारी चीजें समझाने की। और अगेन, जैसा कि हमारा जो टॉपिक है इट्स अबाउट द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें बात करेंगे इंडस्ट्री के बारे में। यहां पे देखेंगे कि कैसे सेक्टर स्पेसिफिक क्वेश्चंस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज से, जो कि मैं मानता हूं कि आज के टाइम पे पिछले क्वेश्चंस जो आप बहुत पुराने ईयर्स के देखोगे वो रेलिवेंट नहीं है, मगर अगेन जैसा मैं आपको हर बार बताता हूं कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एक इंसाइट देती हैं कि हाउ यू शुड प्रिपेयर एनी सर्टेन टॉपिक रिगार्डिंग एग्जाम। तो उस कारण से अगर आपको पढ़ना है तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखना पड़ेंगे और यूपीएससी का टेस्ट समझने के लिए आपको ये चीजें जानना पड़ेंगी। यहां पे मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी से भी कनेक्ट होकर जैसे होते हैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा। उसी के बाद यहाँ पे सर्विस सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, पावर, एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, देयर इज वन क्लैरिफिकेशन ऑल्सो कि जो रिडक्शन इन सैलिनिटी वाला क्वेश्चन था रिगार्डिंग द ड्रिप इरिगेशन, उसमें क्वेश्चन था रिडक्शन इन सैलिनिटी। तो हां, मैंने उसमें रिडक्शन जो बोला था ये कम नहीं करेगा। बेसिकली रिडक्शन इन सैलिनिटी का मतलब वहां पे ये हो जाएगा कि अगर सैलिनिटी मान लो कि 10 है यूनिट, तो उसको 8 कर देगा जैसे हम ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे। नहीं, ये इसको रिड्यूस नहीं करता है, मगर हां प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इसमें आना चाहिए था वहां पे प्रिवेंशन इन सैलिनिटी। तो ये आप थोड़ा सा एक करेक्शन कर लीजिएगा मेरी तरफ से। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। Sometime back the government of India decided to de-license white goods industry। देखो दोस्त, क्वेश्चन कब पूछा है? 1998 में। तो ये तो आप समझ गए कि आज का तो क्या ही रेलिवेंस होगा, मगर आज भी देखो व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री। अब बात क्या है कि यूपीएससी आपसे ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो अलग अलग नाम से कंफ्यूज करने के लिए वो देखना चाहती है कि आपको कितने जो उसके सिनोनिम्स हैं वो पता है, ठीक है। तो आप इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसको पढ़ो। जैसे व्हाइट गुड इंडस्ट्री किसके लिए होती थी? व्हाइट गुड इंडस्ट्रीज जो होती थी वो जनरली नहीं, मतलब होती थी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए। अब इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि उस टाइम जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सारे होते थे व्हाइट कलर के, ठीक है। तो इसको व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री बोल दिया गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन पे ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस ये इतना सही बात थी। तो चलिए अगला सवाल। अब अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखो ये क्वेश्चन अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये एग्जैक्टली जो आज का हमारा टॉपिक है उससे रेलिवेंट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ठीक है। तो स्मॉल स्केल, अच्छा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मैंने जो पहले बताया था महारत्ना, हालांकि मैंने अभी तक रिप्लाई में किसी का जवाब देखा नहीं है, महारत्ना, मिनी रत्ना, जो आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ये इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये सब आप पढ़ चुके हो या पढ़ने वाले हो। तो अगर नहीं पढ़ा है किसी ने तो जरूर पढ़ के जाना इसको, ठीक है। इनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं तो वो पढ़ लो। तो चलो अभी वापस आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इन मोस्ट केसेस नॉट एज एफिशिएंट एंड कंपिटिटिव एज द लार्ज स्केल वंस। मतलब ये बोल रहा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उतनी इफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू द लार्ज स्केल वन। येट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट। मगर फिर भी गवर्नमेंट जो है वो प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देती है। हाँ देती है ना, हमने देखा हुआ है कि अभी भी गवर्नमेंट जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए एक स्कीम लेके आई थी ना, 59 मिनट्स में लोन देंगे हम लोग, 1 घंटे से भी कम। तो इस तरीके की प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देती है बहुत सारे, है ना। ये तो एक है, ऐसे बहुत सारी चीजें लेके आती रहती है गवर्नमेंट, इनको रिलैक्सेशंस देती रहती है। एंड रिजर्वेशंस, और हाँ रिजर्वेशंस देती रहती है बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में कि अगर आप ये मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको इतनी छूट, इस चीज में इतनी छूट, लैंड इतने में मिल जाएगी, ठीक है। टू द स्मॉल फर्म्स बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब ऐसा क्यों करती है? मतलब आपको सोचना पड़ेगा ना कि अगर अच्छा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो करंट का ही ले लो। क्या है करंट का एग्जाम्पल? कोरोना वायरस,
अब ये कोरोना वायरस क्यों बोला मैंने और इससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या रिलेशन है? तो कोरोना वायरस आया तो आपको पता है सबसे ज्यादा जो हिट होने वाली इंडस्ट्री है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि इनके जो प्रॉफिट्स रहते हैं, ठीक है, या इनका जो स्केल रहता है वो इतना ह्यूज नहीं रहता है, इतना बड़ा नहीं रहता है कि ये किसी भी कंस्ट्रेंट को एकदम से ओवरकम कर जाए। अब क्योंकि हमारी इकोनॉमी एकदम स्टॉल हो चुकी है बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए, तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जितने भी वर्कर्स थे, आज जो सबसे बड़ा डर है ले ऑफ का वो इन्हीं वर्कर्स पे है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मेजरली जो काम करते हैं वो करते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स, ठीक है, और इनफॉर्मल वर्कर्स को अगर आपने ले ऑफ कर दिया तो ये तो डाटा में भी नहीं आता है हमारे यहां। तो इसी कारण से जो आज हमारे यहां पे बेनिफिट ट्रांसफर करने की बात चल रही है वो सबसे पहले इस इंडस्ट्री को ही देने की बात चल रही है, जितना भी रिलैक्सेशन है, क्योंकि यही अब तय करेगी कि कोरोना वायरस का क्या इंपैक्ट इंडिया पे आएगा। तो ये तो एक हो गई करंट सिचुएशन। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ, ये उतनी एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव नहीं है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से, ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। आपको ये भी समझ में आ गया। आपको यह भी समझ में आ गया कि उसके बावजूद भी गवर्नमेंट इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देती है। तो अब आप ये भी समझ गए कि क्यों देती है, इस टाइप के वर्कर्स को बचाने के लिए। तो अब आप पूरी तरह तैयार हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला ऑप्शन देखो कि ये बोल रहा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड हायर एम्प्लॉयमेंट ऑन अ पर यूनिट कैपिटल डिप्लॉयमेंट बेसिस। मतलब अगर एक मशीन लगाई तो यहां पे 4 लोग एम्प्लॉय होंगे, अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री में एक मशीन लगाई तो वहां पे 2, ठीक है। तो इस तरीके की बात है क्या? चलो देखते हैं। अभी फर्स्ट पे हमने पॉइंट समझा है, बस चलते हैं सेकंड पे। इट प्रमोट अ रीजनल डिस्पर्जन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। हाँ, ये दोस्तों कैसा पॉइंट है कि रीजनल डिस्पर्शन किस तरीके से होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो क्लस्टर्स हैं वो आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रहती हैं उनके जो क्लस्टर्स होते हैं वो आपको, क्योंकि वो तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो उसके क्लस्टर्स नहीं होते, उसके बहुत बड़े बड़े रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल रेलिवेंट है, मतलब सेकंड पॉइंट जो है वो बिल्कुल हमको रेलिवेंट दिख रहा है यहां पे। तो ये तो पॉइंट बिल्कुल आप यहां पे मार्क कर सकते हो। चलते थर्ड। हैव परफॉर्म्ड बेटर इन एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स देन द लार्जर वंस। अब देखो, यूपीएससी ने इस पॉइंट को देके आपको बेसिकली ये चाहते थे कि आप इस क्वेश्चन को सही करो। अगर ये नहीं चाहते तो आपको ये पॉइंट देते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये खुद ही बोल रहे हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म करती है एक्सपोर्ट में देन द लार्ज स्केल वंस। अब लार्ज स्केल वन से अगर अच्छा परफॉर्म करती तो ये पॉइंट आता ही नहीं यहाँ पे कि कम एफिशिएंट है और कम कॉम्पिटिटिव है, और अगर कम एफिशिएंट और कम कॉम्पिटिटिव है तो अच्छा परफॉर्म तो कर ही नहीं सकती लार्ज स्केल वन से। तो ये पॉइंट तो सबसे पहले हटाओ। तो थर्ड पॉइंट जो है वो कहां पे आ रहा है? पहले देखो, सी में आ रहा है और ये डी में आ रहा है, ठीक है। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि आंसर या तो अब ए है या आंसर बी है। अब मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि पॉइंट 2 सही है, मतलब हम देख चुके हैं। तो आंसर तक तो आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो, ठीक है। 1 और 2, मतलब कि 1 भी सही है, जो हमको एक डाउट लग रहा था, तो ये आंसर तक पहुंच गए। मगर फिर भी क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो अपन फोर्थ पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। देखो, प्रोवाइड जॉब्स टू लो स्किल वर्कर्स। हां, हमने देखा कि यहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। इनफॉर्मल वर्कर्स लो स्किल्ड रहते हैं, हाई स्किल्ड रहते हैं, ऑब्वियसली लो स्किल्ड रहते हैं, ठीक है। तो दे प्रोवाइड जॉब्स टू लो स्किल वर्कर्स, हां बिल्कुल करते हैं। हु अदरवाइज मे नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज एल्सवेयर। मतलब कि अगर ये एसएसआई ना हो तो इन लोगों को कोई भी दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। क्यों? एग्रीकल्चर जो है यहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती क्या? मतलब ठीक है, यहां पे जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगी, मगर एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाएगी ना। तो ये वाला पॉइंट तो सरासर खारिज हो गया। तो ए वाला पॉइंट इस तरीके से भी गलत हो गया, और जैसा हमने देखा था कि बी आंसर है तो वो ऑलरेडी गलत हो ही गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका इस तरीके से? बी, ठीक है। यहां पे आप थोड़ा सा देख भी सकते हो इसका इलैबोरेशन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। देखो, मैं आपको बता ही रहा था ना कि जैसे पहले यूपीएससी ऐसे आपको मैथ्स दे दे के जैसे पूछती थी कि बताओ यहाँ पे आपका इस रीजन में क्या आता है, इस रीजन में से 4 मार्क बनाती थी और फिर पूछती थी क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से ये लोग मतलब ऐसे देते थे, और देखो ऐसे ग्राफ्स भी देते थे पहले, ठीक है।
इस तरीके के ग्राफ्स आते थे। अब ऐसे ग्राफ्स नहीं आते, अब इन ग्राफ्स को भी टेक्स्ट फॉर्मेट में यूपीएससी आपके सामने प्रेजेंट कर देती है। देखो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, मैं इसको फिलअप कर देता हूं। लेट मी फिलअप फर्स्टली एट फॉर यू। तो इसमें आपको करना क्या है, ठीक है ना, यहां पे बेसिकली देखो ए, बी, सी और डी आपको दिए हुए पॉइंट और यहां पे दिए हुए स्टेजेस। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, आपको 1, 2, 3 और ये 4, अब इसको करना है मैचअप कि कौन सा जो पार्ट है वो कौन से ग्राफ के पार्ट में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे आपको दो चीजें देखने को मिल रही है। देखो इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, यहां पे दिया हुआ है प्रॉफिट और सेल्स। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, यहां पे दिया हुआ है लॉस या फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर कोई भी एक नेव व्यक्ति या लेमैन को अगर मैं बोलूं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही विल सर्टेनली पिक दिस इंट्रोडक्शन पार्ट इन दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में। आई होप आप इससे सहमत होंगे। किसी भी प्रोडक्ट को सबसे पहले मार्केट में क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस, और यही बात हम सब जानते भी हैं। तो आप जैसे ही यहां पे प्रोडक्ट का देखोगे इंट्रोडक्शन, जैसे ही आप देखोगे ग्राफ में पार्ट 1, आप सीधे मैच कर दोगे इंट्रोडक्शन से पार्ट 1 को। मगर अगर आपने पूरी कॉन्शियसली, इफ यू हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, आपने अपने पूरे कॉन्शियसनेस के साथ क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करा, तो आपको यहां पे एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी दिखेगा और साथ ही साथ यहां पे आपको इन्वेस्टमेंट या लॉस भी दिखेगा। जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट होएगा तभी तो इंट्रोडक्शन करोगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए ये किसके पार्ट में आता है, आर&डी के। आर&डी जब करोगे, प्रोडक्ट डेवलप जब करोगे, तो आपका क्या लगेगा, आपका पैसा लगेगा, या फिर जो कंपनी इसको डेवलप कर रही है उसका पैसा लगेगा। जब वो पैसा लगेगा तो क्या किसी भी तरीके का उस प्रोडक्ट से जो वो कंपनी है वो प्रॉफिट ले रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं ले रही। तो हमको क्या देखने को मिला कि प्रॉफिट जीरो तो हो ही रहा है, इनफैक्ट लॉस में भी जा रही है कंपनी, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। इस कारण से जो इस वाले पार्ट का आंसर होगा 1 का, वो आएगा इंट्रोडक्शन नहीं, वो आएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो हमको क्या देखने को मिला कि ए वाले पार्ट में क्या होगा, 1। बेसिकली देखो दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि इसका रेलिवेंस आज क्या है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है आज भी, मगर ये तो बहुत ईजी है। अगर मुझे इस क्वेश्चन को टफ बनाना हो तो पता है मैं आपके साथ क्या कर सकता हूं, मैं बिजनेस साइकिल बना के दे दूंगा आपको। इस बिजनेस साइकिल में मैं आपको बना के दे दूंगा ऐसा एक्स और वाई ग्राफ, और ऐसे बहुत सारे दे दूंगा पॉइंट्स कि अब बताओ कहां पे रिसेशन आ रहा है, कहां पे डिप्रेशन आ रहा है और क्या आ रहा है। इस कारण से मैप पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और सी सेट क्योंकि अब जा चुका है, तो अब यूपीएससी किसी भी टाइम पेपर 1 में ये चीज इंप्लीमेंट कर सकती है। तो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर दिस। और अगर हम ग्राफ समझते हैं तो हमारा वैसे भी बहुत तरीके से एडवांटेज होता है, ठीक है। इस कारण से इस क्वेश्चन को मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट था, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो नीचे चला गया ग्राफ। अब देखो, जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा तो लोग देखेंगे, लोग समझेंगे, ठीक है। तो ग्राफ हल्का सा ऊपर बढ़ना चालू होगा, क्योंकि कंपनी जो है प्रॉफिट मेक करना शुरू कर रही है। ऑब्वियसली सेकंड पार्ट में क्या आएगा, वो आएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। मतलब कि हमने क्या देखा, अब डी पे आ जाओ, डी वाले में क्या आ जाएगा, डी आएगा सेकंड वाले पार्ट में। आई होप बहुत आसान है। ए सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट करा, डेवलपमेंट में खर्चा होता है, नीचे चला गया। फिर इंट्रोड्यूस करा, इंट्रोड्यूस करने पे थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर कमा रही होगी कंपनी, तो डी पे 2 आ गया। और धीरे से कंपनी, बेसिकली इसको ऐसा भी समझ सकते हो, देखो अभी कोई सवाल पूछ सकता है कि प्रॉफिट कैसे हुआ, 0, कोई भी टाइम पीरियड ले सकते हो, मतलब कि प्रॉफिट तो 0 हो गया, तो इस कारण से मैं 0 टोटल चीज मान के चल रहा हूं। तो हाँ, यहां पे जो चीज है वो नो प्रॉफिट नो लॉस भी मान सकते हो आप, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस तरीके से देखोगे तो भी ये चीज सही मिलेगी आपको। तो यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, ठीक है। तो ए और डी तो हमने फिक्स कर ली। उसके बाद में देखो, अब जब हम थर्ड स्टेज में चलेंगे तो देखो यहां पे जो है वो क्या आएगी, ग्रोथ आएगी, ठीक है। अब इंट्रोड्यूस करा, प्रोडक्ट अच्छा है, तो सी में क्या हो जाएगी, ग्रोथ, तो सी में आ जाएगा 3। और इस तरीके से फिर उसकी आ जाती है मैच्योरिटी उस प्रोडक्ट की। तो इस तरीके से, तो ये ग्राफ आपको इस तरीके से समझना था। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया टू एन एक्सटेंट इज कंस्ट्रेन्ड बाय, मतलब कि जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो किन कारणों से, किन
चीजों की वजह से कंस्ट्रेंट मतलब उसमें रुकावटें आती हैं। सबसे पहला लैक ऑफ एडिक्वेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप इन बिजनेस, मतलब हमारे यहाँ पे एडिक्वेट एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है और लीडरशिप नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा लैक ऑफ सेविंग्स टू इन्वेस्ट, हमारे यहाँ पे इतनी सेविंग ही नहीं है कि हम इन्वेस्ट कर पाए। तीसरा लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल्स नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फोर्थ लिमिटेड परचेसिंग पावर, हमारे यहाँ के लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं है, बहुत सारे लार्ज मास के पास। देखो सबसे पहले पॉइंट पे आओ, क्या बोला था मैंने कि एंटरप्रेन्योर ही नहीं है, हमारे यहाँ पे लीडरशिप ही नहीं है। अच्छा तो बताओ मुझे, ये क्वेश्चन आया था 1999 में, ठीक है चलो मान लेते हैं। तो बताओ इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी, ये तो बहुत लेट पूछा है 1999, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं इंडिपेंडेंस के भी पहले, ठीक है। टाटास कौन थे, बिरलास कौन थे, गोदरेज कौन थे, तो ये जो लोग हैं ये कौन थे, ये एंटरप्रेन्योर और लीडर्स ही तो थे। तो ये जो पॉइंट है ये तो कहीं से भी कहीं तक ये सही हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली अगर अब आपको मैं ऑप्शन से बताऊं, वन अगर मैं इन सारे ऑप्शन से हटा दूं तो ऑप्शन जो सही है वो आंसर तक तो आप ऑलरेडी पहुंच गए हो, ठीक है। इससे आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता। तो 2, 3 एंड 4, इसके बाद अगर आप देखो भी इन सारे पॉइंट्स को तो आप देख सकते हो कि हाँ हमारे यहाँ पे परचेसिंग पावर जो है वो बहुत लार्ज मास के पास लिमिटेड होती है, ठीक है। आज जो इसको आप करंट सिचुएशन से भी, अगेन मैं आपको इसको करंट सिचुएशन से रिलेट करके बता देता हूं। अगेन वही एग्जांपल, क्योंकि इससे अच्छा एग्जांपल आज की तारीख में आपको दे ही नहीं सकता। अगेन कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के कारण क्या हो रहा है कि जो परचेसिंग पावर है वो हमारी डाउन जाने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। वेन एवर द मार्केट गेट्स ओपन, आवर परचेसिंग पावर ऑफ द लार्ज मास गेट्स वेरी डाउन। क्यों? क्योंकि दे हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट देयर जॉब्स और आर ऑफ फ्रॉम देयर जॉब्स, तो उनके पास पैसे कहां से आएंगे, नहीं आ सकते। तो बिल्कुल परचेसिंग पावर डाउन हो गई। परचेसिंग पावर डाउन हो गई तो अगेन वो फिर साइकिल नहीं बताऊंगा मैं आपको कि परचेसिंग पावर नहीं हुई तो डिमांड जनरेट नहीं होगी और वो सब फिर कैसे हम रिसेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी इस पे स्टिक करते हैं। परचेसिंग पावर गई, हाँ गई, तो ये तो बिल्कुल सही है, लिमिटेड परचेसिंग पावर थी उस टाइम भी। तो इसके बाद में मैं आज की सिचुएशन बता रहा हूं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरली हम आज बहुत पिछड़े हुए हैं, आज भी इनफैक्ट, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट में इसी कारण से तो स्किल डेवलपमेंट के इतने सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं हमारे मोदी जी, ठीक है। तो 1999 के हिसाब से भी अगर आप देखो तो आपको सारी चीजें आसानी से बिल्कुल समझ में आ रही है और आज का आंसर आप सी, डेट इज 2, 3 एंड 4, इसको आप मार्क कर सकते थे। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है वो डील कर रहा है आपका टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ में। ये बोल रहा है कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत छोटी है कंपेयर टू मैनी अदर इंडस्ट्रीज। इंडिया के अगर पोटेंशियल साइज के हिसाब से देखें, हाँ इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया हम लेके बैठे हैं, उसके बाद भी टूरिज्म इंडस्ट्री, चलो यहां से क्वेश्चन उठा सकते हैं, बताओ कितने बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। तो विच वन, एंड ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी द वर्स्ट हिट इंडस्ट्री आफ्टर द कोरोना वायरस। देखो कितनी जगह यूज हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड के हिसाब से बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। करेक्ट, इज करेक्ट, इज करेक्ट। चलो, डिस्टेंसेस इन इंडिया आर टू फार अपार्ट एंड लग्जरी होटल्स आर टू एक्सपेंसिव फॉर वेस्टर्न टूरिस्ट। नहीं, डॉलर में कमा के रुपए में खर्चा करते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड, फॉर मोस्ट ऑफ मंथ्स ऑफ इंडिया इज टू हॉट फॉर वेस्टर्न टूरिस्ट टू फील कंफर्टेबल। धूप लेने ही तो आते हैं, धूप तो उनको ऐसा लगता है कि अमृत मिल गया, ठीक है। तो ये सब तो हो ही नहीं सकता। उसी के बाद में अगला, मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स क्यू रिसोर्ट्स इन इंडिया सच एज इन नॉर्थ ईस्टर्न कश्मीर आर फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस आउट ऑफ बॉन्ड। नहीं, हमारे यहाँ तो हम ही घूमने जाते हैं, तो ये भी पॉइंट गलत है। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट देख के गलत लग गए, 4th पॉइंट आंसर होना ही चाहिए, तो देख लेते हैं। इन इंडिया द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर अट्रैक्टिंग टूरिस्ट इन इनएडिक्वेट। देखो ये सबसे सेंसिबल पॉइंट भी लग रहा है इस पूरे ऑप्शंस में, अगर क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा होता तो। और साथ ही आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे यहाँ वो बहुत, उसमें बहुत सारे लैक्यूना है, बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं और बहुत इनएडिक्वेट है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर डी ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर था। चलो अगला सवाल। आईटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है हमारे यहाँ पे। एसर्शन रीजन दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर है हम, हमारी कंट्री, और हार्डवेयर जो है इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन हार्डवेयर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया इज द नेक्स्ट इंपोर्टिंग कंट्री विथ रिगार्ड टू द हार्डवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट जो है ये तो सही था, मगर ये वाला पॉइंट जो है वो गलत हो गया, तो दैट होली मेक्स दिस रीजन रॉन्ग, तो ये तो गलत कर दो। चलते हैं असर्शन पे, मतलब रीजन रॉन्ग है, ठीक है। तो आर इज फॉल्स, आईटी इज फास्ट बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ एक्टिविटी इन इंडिया। हाँ ये तो बिल्कुल सही है, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट।
कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स को बताएंगे अब ये लोग और फिर क्या पूछेंगे ये पढ़ लेते हैं। और बताओ, डिटरमाइन करो कि नेचर एंड साइज ऑफ द इंडस्ट्री, नहीं पूरा पढ़ना पड़ेगा। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स रिगार्डिंग एन इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री पढ़ो। विच ऑफ दीज डिटरमाइन द नेचर एंड साइज ऑफ द इंडस्ट्री। अच्छा, बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि किन फॉलोइंग फैक्टर्स को देख के आप किसी भी इंडस्ट्री का नेचर या साइज जो है वो पता कर सकते हो। चलो देखते हैं। सबसे अच्छा शब्द दिख रहा है मेरे को टर्नओवर, जिससे आप सब वाकिफ हो, ठीक है। तो इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले बिजनेस का अगर मैं आपको टर्नओवर बता दूं, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है वो 2 लाख करोड़ रुपए एनुअली है, तो 2 लाख करोड़ जिसको आप काउंट भी नहीं कर पा रहे, तो अब आप मुझे बताओ आप इसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री में रखोगे या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रखोगे। ऑब्वियसली यू विल गो विद दिस ऑप्शन, और ये सही भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप खुद ही जानते हो, मेरे को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसी के बाद में पावर कंजम्पशन। अब अगर मैं आपको बता दूं कि किसी कंपनी को एनुअली 20 मेगावाट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इनफैक्ट 200 मेगावाट ले लेते हैं, तो अब आप मुझे बताओ उसको लार्ज स्केल में रखोगे या स्मॉल स्केल में। ऑब्वियसली यू विल गो विद द लार्ज स्केल। तो चलो ये वाला पॉइंट भी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बात कर लेते हैं कि अगर मान लो किसी कंपनी में आपको मैं बोल दूं कि इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो अगेन 2 लाख करोड़ रुपए, तो अब मुझे बताओ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी या लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अगेन यू विल ऑप्ट द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। चलो तो ये 1 2 4 देख ली, अब देख लेते हैं 3। अब देख लो लेबर फोर्स का। अब मान लो कि जियो वाली कंपनी है, जियो वाली कंपनी टोटली किस पे काम करती है, टेक्नोलॉजी पे, या फिर कोई भी दूसरी टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, इसमें जो लोग एम्प्लॉय होंगे वो ज्यादा होंगे या कम होंगे, वो लोग कम होंगे, मगर इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनको क्या लगाने पड़ते हैं, इनको सर्वर्स लगाने पड़ते हैं, बहुत महंगे महंगे आते हैं, इनको इनके टावर्स लगाने पड़ते हैं, बहुत महंगे महंगे आते हैं। उसके बाद ये टोटली क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। तो इस तरीके से लोग ज्यादा एम्प्लॉय करेगी या कम एम्प्लॉय करेगी, लोग कम एम्प्लॉय करेगी। मगर क्या ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बन जाएगी, क्या नहीं, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री रहेगी। तो क्या लेबर फोर्स देख के आप बता पा रहे हो उसको? आई थिंक नहीं, ठीक है। तो इसी कारण से जो थर्ड ऑप्शन है, अगेन इस थर्ड ऑप्शन को अगर मैं रॉन्ग करूं तो यू विल रीच टू डायरेक्टली टू द आंसर, दैट इज 1 2 एंड 4। और जो मैंने आपको रीजंस बताया उसके थ्रू अगर आप जाते तो भी ऐसे ही होता। तो 1 2 एंड 4 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बेसिकली नॉट, अच्छा देखो ये पता है ना, जब भी नॉट आता है तो सबसे पहले इस पे गोला बनाना होता है, ठीक है। ये एसओपी में आता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में। यूपीएससी बोलती नहीं मगर उनको भी पता है ऐसा करना चाहिए, ठीक है, तो गलती नहीं होती है। अभी जो क्वेश्चन है देखो, ये क्वेश्चन आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि ये आज के रिस्पेक्ट में भी उतना ही रेलिवेंट है। जैसे स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री में इंडिया का कौन सा नंबर है, सिल्क में, कोल में, ये सब हमको पता होना चाहिए। तो इसी बहाने आपकी लिस्ट भी बन जाएगी और आप पढ़ भी लोगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कोई भी, तो सबका बेनिफिट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही, देखो समझो क्वेश्चन को कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे या पूछे जाएंगे। कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करता है नेचुरल रबर, इंडिया डज नॉट एक्सपोर्ट नेचुरल रबर, ठीक है, असर्शन था। रीजन में क्या बोला कि 97% इंडिया की जो डिमांड है नेचुरल रबर की, वो हम हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही फुलफिल कर लेते हैं। तो आज की जो कंडीशन है आप लोगों को वो पता करनी है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन उस टाइम का आज की तारीख में इररिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है जनरली उठाए जाते हैं, अगेन बता रहा हूं, या तो इकोनॉमिक सर्वे में उस टाइम ये आया होगा, या फिर इंडिया ईयर बुक में ये एक चीज कहीं ना कहीं पे मेंशन होगी। मैंने इस बार की इंडिया ईयर बुक तो देख ली है, यहां पे रबर का मेंशन नहीं है, तो इस कारण से इस साल नहीं, बाकी हाँ इस तरीके का पैटर्न आ सकता है, सिर्फ इसलिए बताने के लिए रखा था मैंने आपको। चलते हैं अगले सवाल पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कमोडिटीज, इसमें से कौन सी कमोडिटीज जो है आर एक्सपोर्टेड टू इंडिया, मतलब इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इसको ऐसा गलत मत ले लेना, एक्सपोर्टेड टू इंडिया, टू एंड फ्रॉम में यहां पे गेम हो जाते हैं। एक्सपोर्टेड टू इंडिया बाय एरिड एंड सेमी एरिड कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट। अब देखो एरिड और सेमी एरिड कंट्रीज की बात चल रही है, तो एरिड रीजन हमारे यहां पे, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र में अगर मैं एग्जांपल दूं ऑरेंजेस का, ऑरेंजेस का अगर एग्जांपल दूं फेमस कहां पे है, नागपुर रीजन, नागपुर का अगर एग्जांपल दूं तो एक किस रीजन में आएगा, एरिड, और इनफैक्ट यू कैन कॉल इट सेमी एरिड। तो आपको क्या समझ में आया, फ्रूट, तो यहां पे फ्रूट देख लो क्या है, ये रहा फ्रूट। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमने जीसी लियोंग में तो पढ़ा है, वहां पे तो मेडिटेरियन दिखा रहे थे, हाँ
मेडिटेरियन के भी कुछ फ्रूट्स होते हैं और कुछ एरिड और सेमी एरिड रीजन के फ्रूट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर है फ्रूट, और उसका आंसर पाम ऑयल जो है ये तो है ही सेमी एरिड रीजन का कमोडिटी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे ज्योग्राफी के थ्रू। अब अगला सवाल है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और 8 कोर इंडस्ट्रीज पे। देखो दोस्त, अब ये 2012 का है, इस कारण से वेटेज 37.9% दिया हुआ है। अब आपको 40.27% का वेटेज लेना है 8 कोर इंडस्ट्रीज जो यहां पे सवाल पूछा है, डेट इज कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जिनका वेटेज होता है 40.27%। मैं ऑलरेडी आपको होमवर्क में दे चुका था क्वेश्चन, जब शायद मैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा रहा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं मैंने कब दिया था। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो आई होप अब आप आसानी से सॉल्व कर रहे होगे, अगर आपने वो चीज सॉल्व कर ली थी उसी टाइम या फिर देख लिया था तो। इसी के साथ साथ आप इसके जो वेटेज होते हैं, आप हालांकि इसमें आंसर आपने दिया भी था, मुझे याद आ रहा है कि सबसे ज्यादा वेटेज किस इंडस्ट्री का रहता है, सबसे कम किसका रहता है, इसकी पूरी जो सीक्वेंस है ये एक बार पढ़ लेना, क्योंकि यूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईआईपी जैसा मैं आपको बता रहा हूं बहुत बार नेगेटिव डिप करा था इस पूरे साल, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो वापस से एक बार रिवीजन के तौर पे कोई इसमें कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन जो है डील कर रहा है कोल से, इनफैक्ट रिजर्व्स ऑफ कोल से। तो डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल, हमारे पास बहुत लार्ज रिजर्व ऑफ कोल है, उसके बाद भी इंडिया जो है मिलियंस ऑफ टन्स कोल्स को इंपोर्ट करता है। तो चलिए देखते हैं क्यों। ये हमारी पॉलिसी है इंडिया की कि हम हमारा खुद का कोल तो रिजर्व बचाएंगे फ्यूचर के लिए और इंपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्री से आज के यूज के लिए। देखो कितना वेक पॉइंट है, सबसे पहले हटाओ। दूसरा, मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इन इंडिया आर कोल बेस्ड, हाँ मतलब कि थर्मल बेस्ड, ठीक है ऐसा समझ लो। एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाईज ऑफ कोल फ्रॉम विद इन द कंट्री। हाँ, इसी कारण से तो करना पड़ता है ना मिलियंस ऑफ टन्स इंपोर्ट हमको, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ कोल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये बता दो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला, स्टील कंपनीज नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकिंग कोल विच हैज टू बी इंपोर्टेड। अब देखो यूपीएससी, अभी आपको मैं बता रहा था ना सिनोनिम भी पता होने चाहिए। तो देखो कोकिंग कोल को कभी कभी हो सकता है, हालांकि अभी तक ऐसा नहीं करा है, मैं बता रहा हूं ऐसा कर सकते हैं, जैसे मेटलर्जिकल कोल बोल दिया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सेम क्वेश्चन भी अगर कोकिंग कोल को घुमा के मेटलर्जिकल कोल दे दिया किसी टाइम तो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, जो क्रिस्प पीआर का एग्जांपल लेके जो लगातार यूपीएससी ने पूछ लिया, तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या है यूपीएससी पूछ सकती है, ठीक है। तो चलो मेटलर्जिकल कोल, अब मेटलर्जिकल कोल या फिर कोकिंग कोल क्या होता है अब ये पता होना चाहिए। तो बेसिकली इसके बाद ये पता करो कि ये एक तरीके का ग्रेड होता है किसका, कोल का ही। अब इस कोल को कहां पे यूज करते हैं, फिर दूसरा सवाल ये पता होना चाहिए, ये भी यूपीएससी डायरेक्ट पूछ सकता है। तो इसको गुड क्वालिटी ऑफ कोक बनाने के लिए, क्या गुड क्वालिटी ऑफ कोक बनाने के लिए यूज करते हैं। फिर ये पता होना चाहिए कि कोक क्या होता है। तो कोक बेसिकली एक तरीके का फ्यूल होता है, अगर मैं बोलूं तो इसेंशियल फ्यूल लिख लो। फिर ये पता होना चाहिए कि किसका इसेंशियल फ्यूल होता है। तो बेसिकली जो ब्लास्ट फर्नेंस प्रोसेसेस होती हैं, ब्लास्ट फर्नेंस प्रोसेसेस, अब फिर ये पता होना चाहिए अगर ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस क्या होती है, तो एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसमें ब्लास्टिंग की जाती है, ठीक है। इस तरीके का फर्नेस होता है जहां पे ब्लास्टिंग की जाती है। तो इस तरीके से जो स्टील कंपनीज होती हैं दे नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकिंग कोल। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाता है गलत और बी हो जाता है आंसर, क्योंकि वन, अच्छा देखो फर्स्ट पॉइंट जैसे ही आपने गलत किया ए, सी और डी, तो आंसर तक तो आप पहले ही पहुंच गए थे, मगर मैंने आपको समझा दिया कि 2 और 3 जो पॉइंट है वो उसका क्या रेलिवेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना था। चलो अगला चलते हैं, फिर स्टील पे क्वेश्चन आ गया। देखो, इन इंडिया स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इंपोर्ट, देखो मतलब एक ही जैसा क्वेश्चन वापस से चलते हैं। कहां पूछा था ये वाला क्वेश्चन, देखो 2012 में पूछा था। इसका जस्ट दूसरा तरीका बदल के कि आप कंफ्यूज हो जाओ तो कोकिंग कोल डाल दिया यहां पे, देखो तो आंसर। हाँ, अब यहां पे कंफ्यूजन कहां हो जाता कि अगर सी और डी में आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि ऑल ऑफ द वो भी हो सकता है। तो आपको सॉल्ट पीटर और रॉक फॉस्फेट के बारे में पता होना चाहिए था। तो बेसिकली सॉल्ट पीटर क्या होता है, ये एक तरीके का नेचुरल मिनरल सोर्स है। क्या है, नेचुरल मिनरल सोर्स, जिसका अगर मैं आपको बोलूं जो केमिकल है, वो केमिकल क्या है, वो है एक तो रहता है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या रहता है, के, ठीक है ना। वो अगर आप कोई कंफ्यूज हो रहे हो, पी रहता है तो पी का फॉस्फोरस रहता है ना, पी से फॉस्फोरस रहता है, ये पढ़ा है ना हमने N/P/2 के, जो आपने जवाब दिया था, तो कंफ्यूज नहीं होना है उससे। तो पोटेशियम रहता है
और एक रहता है नाइट्रेट। ठीक है, अब ये नाइट्रेट कौन सा वाला है? वही नाइट्रेट है NO3 जो हमने कहां पढ़ा था? नाइट्रोजन साइकिल में, मतलब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ज्योग्राफी में। तो जहां पे भी आपको एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज करना है उसको आप कर सकते हो। तो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, एज एन एडिटिव, फर्टिलाइजर, ऑक्सीडाइजर फॉर फायरवर्क्स, रॉकेट्स, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा रॉक फॉस्फेट के बारे में देख लेते हैं। अब रॉक फॉस्फेट को फॉस्फोराइड भी बोलते हैं। इसको कहां से निकाला जाता है? इसको निकाला जाता है क्ले से। अब देखो, अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्ले, सैंड, सिल्ट और लोम के बारे में पता होगा। ठीक है, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसी के साथ साथ ये भी पढ़ लेना। तो क्ले डिपॉजिट से निकाला जाता है। अब मेनली रॉक फॉस्फेट क्या कंटेन करता है? देखो यहां पे आ जाता है वो पी मतलब फॉस्फोरस। तो इस तरीके से आपको याद करना था। तो इसको कहां पे यूज कर सकते हो? ऑर्गेनिक फॉस्फेट फर्टिलाइजर के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखते तो कोकिंग कोल तक पहुंच जाते, और नहीं तो कोकिंग कोल और ऑल में कंफ्यूजन हो सकता था। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। अबाउट द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या पूछ रहा है ये कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया किसने सेटअप की थी? जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन इंडस्ट्री। चेयरमैन जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के, इसको कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट। और आपको जवाब देना था। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, हाँ इसके दोनों जवाब सही हैं, बोथ 1 and 2 आर द आंसर्स। करंट टॉपिक था, इस कारण से सवाल पूछा गया था। चलते हैं अगले सवाल पे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द FSSAI। ठीक है, क्यों? अगर आपको याद हो, एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी मैगी की। ठीक, ये उससे रिलेटेड नहीं है, मैं तो बस बता रहा हूं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। अब जैसे जो मैगी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें जो एलिमेंट आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी में मिला था, जिसपे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, मैगी को बैन कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए, और उस पर बहुत सारे चीजें चली थी। तो अब जैसे उसका क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो इस तरीके से FSSAI पे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। देखो क्या बोल रही है? विथ रेफरेंस टू प्री पैकेज्ड आइटम्स इन इंडिया, जो हमारा प्री पैकेज आइटम्स रहते हैं, उस पे जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको मैंडेटरी होता है कुछ इंफॉर्मेशंस को लेबल पे प्रोवाइड करना, जो कि अंडर FSSAI के गाइडलाइंस के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। अब ये कौन से गाइडलाइंस है वो हमको देखना है। पहला, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग एडिटिव्स। हाँ, ये आपने जरूर देखा होगा, मैगी या कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें इंग्रेडिएंट लिखते हैं, ये लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कितना है, हमने कितनी शुगर डाली है, कितने एडिटिव्स डाले हैं। जैसे लिखते हैं ना हम, जैसे जब जूस पीते हैं तो उसमें लिख देते हैं वो लोग कि एडिटिव्स इतने परसेंटेज इसमें इंक्लूडेड है, इतना एसेंस है। तो ये तो रहता ही है, आप सब जानते हो। अगला न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। हाँ, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन तो रहती है, बताया ना मैंने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपका कितना क्या न्यूट्रिशन है, ये सब रहता है। उसके बाद में रिकमेंडेशंस इफ एनी मेड बाय द मेडिकल प्रोफेशन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शंस। अरे खाना बेच रहे हो कि दवाइयां बेच रहे हो? तो देखो ये क्या लिख रहा है कि मेडिकल प्रोफेशन ने अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन बताई है कि अगर आप मैगी खाओगे और अगर आपको डायबिटीज है, तो अगर आपने 4 पैकेट मैगी खा ली तो ये डायबिटीज 100 से बढ़कर हो सकती है 102। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये गलत है। ऐसा आपने कभी देखा या कहीं सुना क्या? तो इस तरीके से आप ये चीज, अच्छा यहां पे एलर्जिक की बात चल रही, ठीक है ना, मैंने तो सिर्फ एग्जांपल दे दिया डायबिटीज का। एलर्जिक रिएक्शन मतलब आपने जैसे कि मैगी खाई तो आपकी बॉडी में अगर डायबिटीज है तो आपको फंगल इंफेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, कहीं भी आपने सुना क्या? नहीं होता। तो ये हटा दो। फिर वेजिटेरियन नॉन वेज, हाँ आप पैकेट के, इनफैक्ट ये भी कंट्रोवर्सी हुई थी एक बार। ठीक है, तो ये पैकेट के आप जैसे ही स्टार्टिंग में देखोगे तो अलग कलर से भी, इनफैक्ट मैंने जो नोटिस किया अभी तक, वो अलग कलर से मेंशन करती है कंपनी की वेज है या नॉन वेज है। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिला? थर्ड पॉइंट। सबसे पहले थर्ड पॉइंट हटा दो, और 1, 2 and 4 वाला जो है ये सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अब ये क्या बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI और UTI, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसको आपको अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में कि ये कब बने। पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें क्या समझना है, इसको आपको याद करना है। मगर हाँ, मैं आपको कुछ और ऐसी चीजें बताता हूं जो आज के करंट रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। जैसे अगर आपको मुझे एग्जाम्पल देना हो तो आप नाबार्ड पढ़ सकते हो, नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट ईयर पढ़ सकते हो। आप इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर पढ़ सकते हो। आप LIC और GIC का, इनमें डिफरेंस भी पढ़ सकते हो, इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पढ़ सकते हो। आप SBI का इस्टेब्लिशमेंट ईयर पढ़ सकते हो। इसके बाद में आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट ईयर पढ़ सकते हो।
आप बोर्ड का अगर पढ़ना चाहो तो सीपीसीबी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर पढ़ सकते हो, सीपीसीबी पढ़ रहे हो तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी पढ़ लेना लगे हाथ। उसके बाद में अगर ये सब पढ़ ही रहे हो तो एनवायरमेंट में वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया जो भी बहुत करंट यूज में चल रहा है इस टाइप से। तो ये सारी जैसे और भी बहुत सारी चीजें लिखने को 50-60 हो सकती हैं। एग्जाम्पल दे रहा था सारे सब्जेक्ट से रिलेट करके कि इस टाइप से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये देख लेना, ये आंसर अच्छा बता देता हूं आपको। ये देखो आईएफसीआई जो है 1948 में बनी, आईसीआईसीआई 1955 में, आईडीबीआई 1964 और यूटीआई 1963 में। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते तो आपको आंसर आ जाता। चलते हैं अगले सवाल पे। द फार्मर्स आर प्रोवाइडेड क्रेडिट, मतलब पैसा लाना, ठीक है, पैसा मिलेगा रुपए फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेस से मिलता है, फॉर देयर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, हाँ दोनों के लिए मिलता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए भी, ठीक है। द मेन सोर्सेस ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर, जो मेन सोर्स है वो क्या है? देखो पहले के जमाने में क्या होता था, मनी लेंडर से लेते थे पैसा, फिर हमारे मोदी जी को पता चला कि ये तो गलत हो रहा है, फिर मोदी जी ने बोला आज से ऐसा नहीं होगा, आज से आपका हम जनधन अकाउंट खोलेंगे। जनधन अकाउंट के थ्रू क्या होगा कि आपको सीधे मेन स्ट्रीम बैंक से लोन मिल जाएगा, ठीक है। वो अलग बात है फेल हो रही सक्सेसफुल हो रही, ये चीजें हम लाने के लिए करी थी। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। फार्मर्स को पैसा मिलेगा बहुत सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नीड्स के फुलफिल करने के लिए, मेन सोर्स क्या होंगे? तो चलो, अरे ये क्या हो गया, देखते हैं कि ए द प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मुझे भी नहीं पता। अगला कमर्शियल बैंक्स, हाँ ये तो है ही। रीजनल रूरल बैंक्स, हाँ ये भी है। फिर प्राइवेट मनी लेंडर्स, ठीक है, ये ऑप्शन देख लिया। दूसरा देखते हैं नाबार्ड, आरबीआई। देखो ये जैसे ही आरबीआई दिया सबसे पहले तो इसको काटना था, इस पूरे ऑप्शन को ही काटना था, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद में देखो अगला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, लीड बैंक्स, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद में अगर अगला ऑप्शन देखोगे लार्ज स्केल मल्टीपर्पस आदिवासी प्रोग्राम है, क्योंकि 1999 में पूछा हुआ था तो मैं आपको इन सबके बारे में तो नहीं बताऊंगा, नहीं तो पूरा लेक्चर चले जाएगा, ठीक है। मैं सबके बारे में एक्सप्लेन कर सकता था, बाकी इसको छोड़ते हैं। देखो इसका आंसर बताता हूं, नाबार्ड, क्योंकि एक बहुत वायबल ऑप्शन है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आरबीआई देख के तो आपने इस ऑप्शन को हटा दिया, अगर आरबीआई नहीं दिया होता तो ये ऑप्शन बिल्कुल बहुत सारे लोग मार्क करके आते हैं। देखो नाबार्ड का आप पहले फंक्शन समझ लो कि नाबार्ड जो है सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। अब ये लॉन्ग टर्म लोन्स किसको देता है? ये देता है स्टेट गवर्नमेंट को। ये स्टेट गवर्नमेंट को क्यों देता है? ताकि ये लोग कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनको लोन दे पाए, और ये फाइनली रीइंबर्स करते हैं सपोर्ट अपना, ताकि लार्जर लेंडिंग प्रोग्राम्स जो हैं, जो ये कोऑपरेटिव्स चलाते हैं, किसके लिए? एग्रीकल्चरल क्रेडिट देने के लिए, वो ये लोग दे पाए। तो इस तरीके से नाबार्ड काम करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मगर हाँ, इसका आंसर जो है वो आरआरबी, प्राइवेट मनी लेंडर, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जो मेन है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो फाइनली नाबार्ड के थ्रू भी जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ये लोग लोन दे रही हैं। ये मैंने अभी आपको बताया, जैसे बताया ना लॉन्ग टर्म, ये जो कोऑपरेटिव है इनको जो लोन मिल रहा है ये नाबार्ड दे रही है। तो इस तरीके से आप समझ सकते थे। तो नाबार्ड जो है इनको दे रही है और फाइनली रीएम्बर्स कर रहे हैं, तो ये आपको समझना था। अब इसी के साथ साथ अगर ये पढ़ो आप तो ये भी पढ़ लेना कि आरआरबी की जो स्पॉन्सरशिप रहती है स्टेट, सेंट्रल और जो बैंक करती है वो कितने प्रोपोर्शन में रहती है। ये क्वेश्चन आने के इस बार बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, तो ये पढ़ के जाना, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। 1980 से शेयर जो है टर्शरी सेक्टर का टोटल जीडीपी में वो क्या हुआ है? ऑब्वियसली बढ़ा है, शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। ये तो जवाब बिल्कुल तुरंत आना चाहिए था, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपने बहुत से क्वेश्चंस में बहुत सी चीजें समझी होंगी कि किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, और कैसे आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस कहीं कहीं किस क्वेश्चंस में लगा लो तो वो चीज एक ऑप्शन को मार्क करके या डिलीट करके ही सॉल्व की जा सकती है। मैंने आपको बहुत सी चीजें हर क्वेश्चन में इंक्लूड करके समझाने की कोशिश की है। अगर किसी क्वेश्चन में मैंने मार्क गलती से ऊपर नीचे कर दिया हो समझाने में, तो नो डाउट कोई इसमें डाउट ही नहीं कि कोई भी चीज गलत नहीं है। मगर हाँ, ऑप्शन अगर मैंने जल्दी में ऊपर नीचे मार्क कर दिए हो तो प्लीज उसको थोड़ा सा आप कंसिडर करके खुद से मार्क कर लेना, देख लेना। इन दी एंड आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर आवर नेक्स्ट फ्यूचर लेक्चर्स। इन दी एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस।